नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सैकड़ों अवैध निर्माण ढाए गए हैं। नेपाल सीमा क्षेत्र से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में व्यापार अतिक्रमण हटाओ अभियान के जरिए अवैध धार्मिक संस्थाओं पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई है। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों, श्रावस्ती में 119 अवैध कब्जे कराए गए हैं। यहाँ पर सिद्धार्थनगर में 11 अवैध इमारतों पर यह कार्रवाई हुई है। महाराजगंज में 19 अवैध संरचनाओं पर यह कार्रवाई हुई है। बलरामपुर में सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। तो अवैध कब्जों को यहां पर छुड़ाने की यह कार्रवाई हो रही है। अवैध मदरसों मस्जिदों पर भी एक्शन हुआ है और ये जो कार्रवाई हो रही है ये आपको बताए नेपाल सीमा से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर की जा रही है, जहां पर अवैध जो कब्जे हैं अलग अलग तरह के उनको यहां पर मुक्त कराया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों अवैध निर्माणों को ढाया भी गया है। नेपाल सीमा क्षेत्र से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ये तमाम जगहें हैं जहां पर ये एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसमें व्यापार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये कार्रवाई यहां पर हो रही है, जिसमें अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। इसमें मस्जिदें, मदरसे भी हैं और इसके अलावा यहाँ पर 89 अवैध जो कब्जे थे उनको बहराइच में यहां पर छुड़ाया गया है। इसी तरह कई जगहों पर यह कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सटे जिलों में अवैध मस्जिदों और मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार मुस्लिम बच्चों के भविष्य को लेकर संजीदा है और अवैध बने मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। ये जो सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई हो रही है, ये किस तरह के मदरसे या मस्जिदें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार शिक्षा की व्यवस्थाओं के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रही है। ख़ास तौर पे जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से हमने पहले दिन से धरातल पर काम किया है। मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ना, मदरसा शिक्षा में एनसीसी एनएसएस को जोड़ना, मदरसा शिक्षा में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना, ये तमाम एससीईआरटी के कोर्स करिकुलम को मदरसा शिक्षा में लागू कराना, ये तमाम सकारात्मक कदम है जो हमारे मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारी योगी सरकार ने उठाए हैं। आज जब मदरसा शिक्षा एक अहम अंग है हमारे मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था के लिए, उसको दुरुस्त करना ये बहुत आवश्यक है। हमेशा हमारी योगी सरकार ने माना है कि मदरसा शिक्षा में के माध्यम से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो मानक है गवर्नमेंट के, उस मानक के अनुसार चलने चाहिए। प्रॉपर गाइडलाइन हर संस्था को चलाने के लिए गाइडलाइन है, हमेशा उन गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए हमारी योगी सरकार काम करती है और उसी दिशा में तमाम जो है कदम उठाए जा रहे हैं। इसको उस कार्रवाई से जोड़ के देख सकते हैं कि जब सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर के एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में पाया गया था कि हज़ारों मदरसे ऐसे हैं जो खुल गए हैं। ये ऐसे ही मदरसे, देखिए क्या है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में आप जब एडमिशन लेते हैं बच्चों का, तो एडमिशन लेने के बाद उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन डिलीवर करना, अच्छे टीचर्स की वहाँ पे रिक्रूटमेंट करना, बच्चों को प्रॉपरली करिकुलम के माध्यम से पढ़ाना, जो तय मानक हैं स्कूल्स के, उन तय मानकों के अनुसार स्कूलों का खुलना, मदरसों का खुलना, ये तमाम वो गाइडलाइन और बिंदु हैं जिसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है और निश्चित तौर पे उन्हीं तमाम गाइडलाइंस के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे 4 साल पहले की एक वाक़या याद आता है। जब मैं नेपाल की सीमा पर एक स्टोरी करने गया था, पता चला था कि बहुत कम टाइम में बहुत सारे ऐसे इमारतें बनी जो बनी तो मकान के नाम पर, लेकिन उनको बाद में मदरसा या मस्जिद घोषित कर दिया गया। उनमें कुछ पर तब भी कार्रवाई हुई थी। ये जो अचानक बहुत तेज़ी से मदरसे बढ़ते जा रहे हैं, ये कुछ संदेह के घेरे में है क्या? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड 16,513 मदरसे हैं, जिसमें 560 एडेड मदरसे हैं, सारे बाकी रिमेनिंग जो है सब मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड है। तो हमने अभी कुछ एक डेढ़ साल पहले एक सर्वे भी कराया था गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का, तो जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स थे। तो हमारा ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनका भविष्य, इनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी समाज की भी है और सरकार की भी है, और सरकार बड़ी गंभीर है इनके अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं को मुहैया कराने के लिए। जहाँ भी जो ऐसी शिकायत कहीं से आती है, ऐसा कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ कोई तय पैरामीटर, तय मानक नहीं फॉलो हो रहा है, तो उस दिशा में हम जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए, हम ज़रूर उठाते हैं। आखिरी सवाल, ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी?
देखिए मदरसा शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम समाज के एजुकेशन को मजबूत करना ये हमारी सरकार का लक्ष्य है और निश्चित तौर पे मदरसा हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों की अच्छी शिक्षा के लिए हम बहुत संजीदा हैं। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, ये जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, किस तरह के अवैध मदरसे और मस्जिद थी यहाँ पर? ये क्या मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं थे या अवैध निर्माण थे? और क्या ये मदरसों पर ही कार्रवाई हुई है या और तरह की भी अवैध कंस्ट्रक्शन थे जिनको यहाँ पर गिराया गया? देखिए मंत्री जी खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, पीछे की कहानी हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगे हुए जितने जिले हैं वो शुरू होता है कुशीनगर से, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर और पीलीभीत। ये सारे जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा से लगे हैं और बीते करीब 7-8 सालों में देखा गया है कि इन सीमावर्ती इलाकों में तेजी से ज़मीनें खरीदी गई, ज़मीनों पर मकान का नक्शा पास कराया गया और मकान के नाम पर जब इमारत खड़ी हुई तो कुछ समय बाद वहाँ पर नमाज पढ़ने शुरू हो गए या फिर मदरसा बना दिया गया। और इसको लेकर के कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन हाल फिलहाल में जो पहलगाम की घटना है उससे अगर इसको जोड़ करके देखें तो आप ये समझिए कि सीमावर्ती इलाकों में ये जो कथित मदरसे हैं जो कि इमारतों के नाम पर खड़े हैं, इनमें नेपाल की सीमा के नज़दीक होने की वजह से सरकार को खतरा है। खतरा किस तरह का है कि नेपाल की सीमा और भारत की सीमा खुली हुई है, किसी भी गांव से आप नेपाल के ज़रिए भारत आ सकते हैं और ये जो इमारतें हैं ये आतंकी साजिश करने वाले लोगों का पनाहगार ना हो जाए, इस वजह से इन पर कार्रवाई की गई है। इसको इस तरह से देखना चाहिए, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ये जो लोग हैं जहाँ से फंडिंग हो रही है इन इमारतों को बनाने के लिए, इनको मदरसों का नाम दिया जा रहा है, इनकी कोई मान्यता नहीं है, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग बनी, इमारतों के नाम पर बच्चे इकट्ठे किए गए, 10-12 बच्चे वहाँ रजिस्टर कर दिए गए और वहाँ जो आवाजाही थी वो संदिग्ध थी और इसी वजह से लगातार सुरक्षा एजेंसियों के ये जो इमारतें हैं ये नज़र में थी और अब पहलगाम की घटना के बाद कोई नेपाल की तरफ से भारत में दाखिल ना हो, इसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई ये यहाँ के की गई है। लोकल लोग ही चला रहे थे कि बाहर के लोग भी इसके ऑपरेशंस में शामिल थे? कोई बाहर से फंडिंग की बात भी सामने आई है अभी तक? देखिए 1-2 मदरसे नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में मदरसे। अगर मैं सिर्फ सिद्धार्थनगर और महाराजगंज इन 2-3 जिलों की बात करूं अगल बगल की, तो यहीं पे करीब 300 से 400 मदरसे ऐसे हैं जो कि बीते करीब कुछ सालों में खुले हैं, 5-6 सालों के भीतर खुले हैं और इनको चलाने वाला जब आप पड़ताल करने जाएंगे तो पता चलेगा कि ज़मीन किसने खरीदी, वो दुबई में रहते हैं, इमारत किसने बनवाई तो ठेकेदार ने बनवाया, ठेकेदार कहाँ है उसका पता ही नहीं है और इसका संचालन कर रहा है एक मुतवल्ली के नाम पर कोई शख्स कर रहा है जिसका आता पता नहीं है। तो इस तरह की इमारतें थीं और सरकार लगातार उस पर नज़र डाली थी। कुछ इमारतों पे पहले कार्रवाई हुई थी, लेकिन हाल फिलहाल में जो पहलगाम की घटना है, इस घटना के बाद सरकार ने सख्ती से बहुत सारी इमारतों को जो कथित मदरसे थे उनको सीज किया है और साथ ही कुछ पर बुलडोज़र भी 2 जिलों में चला है। इनकी संख्या लगभग 125 के आसपास है और अगर मदरसों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 24,000 से ज़्यादा मदरसे हैं। इनमें 16,500 मदरसे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और इन 16,500 में 560 मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी फंड से चलते हैं। बाकी 15,000 के आसपास जो 15,900 के आसपास जो मदरसे हैं वो अपनी खर्चा खुद निकालते हैं, लेकिन 16,500 मदरसों के बाद जितने भी मदरसे हैं वो सब गैर मान्यता प्राप्त हैं और ये जो सीमावर्ती इलाकों में है ये तो उनकी श्रेणी में भी नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ इमारतें हैं और ये इमारतें संदेह के घेरे में हैं। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो मदरसों के नाम पर जो इमारतें यहाँ पर खड़ी की गई थी अब उन पर एक्शन यहाँ पर हो रहा है और ये जो नेपाल की सीमा से लगती हुई जगहें हैं वहाँ पर इस तरह के जो मदरसे हैं उनको चिन्हित यहाँ पर किया जा रहा है और उनको देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और खबरों में और आगे बढ़ने से पहले आपको इस वक्त की सुर्खियां दिखाते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस में। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. उत्तर प्रदेश से एक और खबर आपको बताते हैं। अब कल आगरा से बुलंदशहर जाते समय सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के काफिले की गाड़ियां कड़ी सेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर खरेश्वर चौराहे पर आपस में टकरा गईं, जिसमें 12 कार्यकर्ता घायल हुए हैं।
इस पर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि करणी सेना को सरकार का पूरा समर्थन है। बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन कर हमला हो रहा है। जब अखिलेश यादव से धमकियों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धमकियां देने वालों को सीएम और डीजीपी की शय है। हमें क्या चुनौती देंगे, हमने अपने कार्यकर्ताओं को रोक रखा है। तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामविलास सुमन जी का, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। तो अखिलेश यादव को आप देख रहे थे, उस घटना पर प्रतिक्रिया अपनी वो दे रहे थे और जब उनसे इन धमकियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर हमें क्या धमकी देंगे, हमने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोक रखा है। तो ये जो पूरा मामला है ये दरअसल एक बयान को लेकर शुरू हुआ था रामजीलाल सुमन के, जिसको लेकर करणी सेना ने ऐतराज़ जताया था और उसके बाद से ही इसको लेकर सियासत भी होती रही है। लेकिन इस बीच कल जो घटना हुई आगरा में, बुलंदशहर जाते वक्त जो रामजीलाल सुमन है उनके काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं और करणी सेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर ये जो टक्कर है ये बताया जा रहा है कि हुई थी। और इसी को लेकर अब ये प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की यहाँ पर सामने आई है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा आरोप भी एक तरह से यहाँ पर लगा दिया है कि ये करणी सेना जो है उसको सरकार का पूरा समर्थन है। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, प्रतिक्रिया दे रहे थे अखिलेश, लेकिन यहाँ करणी सेना को लेकर सरकार को उन्होंने घेर लिया कि उनको समर्थन है सरकार का। क्या कार्रवाई इस घटने के बाद हुई है? देखिए, कल करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने गभाना टोल प्लाजा है बुलंदशहर में, वहां पर, अलीगढ़ में माफ कीजिएगा, वहां पर टायर फेंके थे, कुछ गाड़ियां टकराई थी। हालांकि चोटें नहीं आई रामजीलाल सुमन को, लेकिन जिस तरह की घटना हुई उसके बाद कार्रवाई की मांग उठी और कार्रवाई के नाम पर 151 का चालान उसको कहते थे, अभी तो बीएनएस की धारा हो गई है। 151 मतलब शांति भंग करना, और शांति भंग करना यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो कि थाने से ही उसमें जमानत मिल जाती है। तो जिन 6 लोगों को के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था उनकी गिरफ्तारी दिखा करके थाने से जमानत दी गई। और इसी वजह से आज अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि करणी सेना को समर्थन है सरकारी तंत्र का, पुलिस पर आरोप लगाया और सीधा कहा कि इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब ये सवाल पूछा गया कि बार बार आप लोगों को जो धमकियां दी जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे एक चेतावनी जारी कर दी और चेतावनी में कहा कि हमने अपने लाल शर्ट वाले कार्यकर्ताओं, यानी कि जो लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए थे, उन्हें रोक रखा है। तो एक तरह से उन्होंने भी ये चेतावनी दी कि हम भी चाहें तो बदले में कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी अपने कार्यकर्ताओं को रोक रखा है। तो एक चेतावनी के जरिए पुलिस से कार्रवाई की अखिलेश यादव ने मांग की और ये कहा कि रामजीलाल सुमन, जो कि दलितों की आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर जा रहे थे, अलीगढ़ में उन पर हमला हुआ। ये हमला जो किया है वो करणी सेना ने किया है और सब कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है। बावजूद उसके अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ऐसे में एक चेतावनी पुलिस को कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को रोक रखा है, लेकिन इसी तरह अगर कुछ होता रहा तो सपा के कार्यकर्ता भी उग्र हो सकते हैं। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये निकल गया। बिल्कुल, एक तरह से चेतावनी भी दे दी है और अब सरकार को भी यहाँ पर घेर लिया उन्होंने इस मामले पर। अखिलेश यादव जो अपनी बात रख रहे थे करणी सेना को लेकर, जो रामजीलाल सुमन के काफिले का एक हादसा एक तरह से हो गया था वहां पर, उसको लेकर। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस सब जानकारी के लिए। बिहार की रहने वाली सिंगर नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने पहलगाम हमले पर सवाल उठाए और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 27 अप्रैल की शाम को आबादी अभय कुमार सिंह थाना हजरतगंज पर आए और उनके द्वारा एक ट्विटर हैंडल के अगेंस्ट तहरीर दी गई। उनका कहना है ये ट्विटर हैंडल नेहा सिंह राठौर के नाम से चल रहा है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट हुए जिससे सामाजिक वैमनस्य फैल रहा है। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। सीबीआई इसमें गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा नेहा सिंह राठौर, इनकी एक पोस्ट को लेकर यहां पर ऐतराज जताया गया, जिसको लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी और अब इस पर एक मामला यहां पर दर्ज कर लिया गया है।
ये लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर इस पर दर्ज हुई है और उन पर आरोप यहाँ पर यह है कि पहलगाम हमले पर सवाल उन्होंने खड़े किए थे। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव वो रहती हैं और इसी में एक उनकी प्रतिक्रिया को लेकर ये तमाम मामला है, जिसमें ये आरोप है कि पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर सवाल उन्होंने उठाए और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। और अब आपको दिखाते हैं पहलगाम हमले का एक नया वीडियो, जिसमें गोलियों की आवाज आ रही है। पर्यटक डरे सहमे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जरा आप देखिए। कस्टमर मारना कस्टमर मारना। तो आपने देखा ये वीडियो जो सामने आया है, अब इसमें कई सारे पर्यटक एक जगह पर छुपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गोलियों की आवाज भी पीछे सुनाई दे रही है। और ये उस वक्त का वीडियो है जब ये हमला यहाँ पर हुआ था आतंकियों की तरफ से। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, एक और वीडियो हम देख रहे हैं यहाँ पर जिसमें गोलियों की आवाज भी आ रही है। ये किस जगह पे लिया गया वीडियो है, बताइए जरा, क्योंकि इसमें जो पर्यटक हैं वो डरे हुए नजर आ रहे हैं जाहिर तौर पर, और आवाज भी सुनाई दे रही है पीछे गोलियों की। देखिए, बिल्कुल ये जो वीडियो है ये 22 अप्रैल का ही है, जब आतंकियों ने वैसरन घाटी पर हमला बोला था। वैसरन घाटी काफ़ी बड़ी है और ये दूसरे छोर का वीडियो है जिसमें कुछ पर्यटक जो है वो काफ़ी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और बिल्कुल एक तरह से जहाँ फेंसिंग है वैसरन घाटी की, फेंसिंग के पास ये लोग इकट्ठा हुए हैं। दरअसल ये दूसरी ओर थे, लेकिन जब वहाँ पर फायरिंग हुई तो भाग के फिर ये इस तरफ आए और दूर से ये लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, चीख रहे हैं और इन्हीं में से किसी एक आदमी ने ये वीडियो शूट किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है हाथ में डंडा लेकर घूम रहा है। वो शायद कोई दुकानदार है आसपास का जो डंडा लेकर घूम रहा है, लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। और जब वो लोगों के पास पहुंचता है उसके ठीक बाद फायरिंग की आवाज़ आती है। 2 से 3 गोलियों की आवाज़ वहां पर सुनाई देती है और शायद ये जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो जहां पर ये लोग खड़े थे उसकी दूसरी ओर वो लोगों को गोलियां मार रहे हैं, जिसकी आवाज़ वहां से सुनाई दे रही है। तो वैसरन घाटी का जो दूसरा छोर है वहां पर लोग खड़े हुए हैं और वहां से वीडियो शूट कर रहे हैं। उसके अपोजिट साइड में कुछ टेररिस्ट हैं जो लोगों को मार रहे हैं और उसी की फायरिंग की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह के वीडियो लगातार जो है सामने आ रहे हैं जिसमें आतंकवादी फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ वीडियोज़ में फायरिंग की आवाज़ है, कुछ में लोग चिल्ला रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो जो है सामने आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं ये इस केस के लिए। और ऐसे वीडियोज़ के आधार पर ही जो NIA है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो हमलावर हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश भी हो रही है और एक तरफ कार्रवाई भी हो रही है और दूसरी तरफ ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं ये उस वक्त क्या वहां पर हुआ उसको दर्शा रहे हैं। किस तरह खौफ का मंजर वहां पर था जब ये आतंकी बेगुनाह लोगों पर बेखौफ होकर गोलियां बरसा रहे थे। ये वीडियो है, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। एक बार फिर से आप देखिए इस वीडियो को। कस्टमर मारना।
आगे बढ़ते हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में वामपंथी गठबंधन ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा करके अपना दबदबा यहां पर कायम रखा है, लेकिन एबीवीपी ने वामपंथी गढ़ में सेंध लगाते हुए 9 साल बाद संयुक्त सचिव पद पर कब्जा कर लिया है। किस तरह इस बार के नतीजे रहे वो आपको बताते हैं। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के वैभव जीते हैं, वहीं 3 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन जीता है और अध्यक्ष पद पर आईसा डीएसएफ के नीतीश, उपाध्यक्ष पद पर आईसा डीएसएफ की मनीषा और महासचिव पद पर आईसा डीएसएफ की मुंतहा जीती हैं। इसके साथ ही 24 काउंसलर सीटों पर एबीवीपी को सफलता यहां पर मिली है। और आपको ये भी बता दें कि बीते साल भी चारों पदों पर लेफ्ट गठबंधन जीता था, लेकिन इन 4 सीटों में से एक सीट एबीवीपी खींचकर इस बार अपने पास ले गई है। तो एबीवीपी की एंट्री यहां पर हो गई है इन पदों में से एक पद पर, और इसमें यहां पर संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के वैभव जीत गए हैं। पिछली बार चारों सीटें यहां पर जो वामपंथी दल है उनके पास रही थी, और इस बार यहां पर एबीवीपी ने एक सीट यहां पर इसमें जीत ली है। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ राजेश्वर कांत दुबे जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं एबीवीपी के, और अनागा प्रदीप हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं डीएसएफ जेएनयू के। अनागा, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि 3 पद आपको यहाँ पर मिले हैं, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन एबीवीपी ने एक पद यहाँ पर जरूर जीत लिया है, और ये कई सालों बाद एक बदलाव यहाँ पर दिखा है। तो आपको लग रहा है कि फिजा बदल रही है जेएनयू में भी? देखिए, ऐसे कोई दिशा नहीं बदल रहा है। जरूर एबीवीपी ने एक नैरो मार्जिन से एक जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे तो जीता है, बट अगर हम लार्जर पोस्ट में देखेंगे, लार्जर एक विजन में देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अभी भी इस कैंपस का स्टूडेंट्स ने जो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का जो 3 पद है, उस पे जो है आईसा डीएसएफ का एक यूनाइटेड लेफ्ट पैनल को जो अपना एक मत दिया है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जैसे एक स्कूल देखें जहाँ पे 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है, वहां पे एबीवीपी का एक भी काउंसलर जीत के नहीं आ पाया। तो ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि अभी भी जो है लेफ्ट संगठनों के जो प्रोग्रेसिव संगठन है, उनके ऊपर जो है इस कैंपस के स्टूडेंट्स अभी भी अपना भरोसा रखते हैं। अगर हम लोग उसके बाद अगर बाकी भी वोट शेयर देखें, बहुत सारे प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस यूनिटी के बियॉन्ड भी इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं, उनको भी बहुत सारा स्कूल्स में पोस्ट मिला है। उनको भी जो जेएनयूएससी ऑफिस बेरर्स का जो पोस्ट है, सेंट्रल पैनल का जो पोस्ट है, उसमें काफी वोट शेयर मिला है। तो ये कहीं से भी नहीं है कि इस कैंपस ने जो है पूरा एबीवीपी के दिशा की ओर जा रहे हैं। अभी भी इस कैंपस दिशा की ओर चलिए ना भी जा रहा हो, लेकिन रुख तो लगता है कि थोड़ा बदल रहा है। यहाँ पर काउंसलर की आपने बात की, 44 में से 24 पद एबीवीपी के उम्मीदवार जीत गए हैं इस बार। नहीं, वो अगर अब देखा जाए तो वैसे भी स्कूल्स में एबीवीपी क्लेम कर रहे हैं कि उनका काउंसलर्स है, जो खुद बोलते हैं कि हम एबीवीपी से नहीं। तो ये एक सच्चाई है। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होने वाले एक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में, वहां पे एबीवीपी खुद बोलते हैं कि हमारा बहुत सारा कैडर लोग है वहां पे, बट हम लोग देखें कि किस तरीके से एबीवीपी जो है उस तरीके से इतना बड़ा स्कूल में जो है एक भी सीट जो है नहीं हासिल कर पाए। राजेश्वर बताइए, स्कूल ऑफ लैंग्वेज में तो बड़ा कैडर आप बता रहे हैं, लेकिन वहां पर तो एक भी सीट नहीं आई। चलिए, लेकिन एंट्री हो गई है। आपको क्या लगता है कि आपके हक में क्या गया इस बार? इसको डिल्यूजन में रहना कहते हैं, इग्नोरेंस में रहना कहते हैं। अनघा जी ये बताना भूल गई शायद कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। वहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2 काउंसलर जीत के आया है, और ये 25 सालों के बाद संभव हुआ है। जिस ट्रिपल एफ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज को वामपंथी अपने मन में, अपने ख्यालों में अपना किला मानकर चलते थे, उस किले को विद्यार्थी परिषद ने ना सिर्फ ढाया है, बल्कि उस किले पे 2 भगवा झंडे फहराए हैं। साइंसेज में 16 काउंसलर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जीत के आए हैं। संस्कृत सेंटर में 3 काउंसलर अनअपोज्ड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जीत के आए हैं। और ये डाटा बता रहा है कि हमने 46 में से 43 जगह अपने काउंसलर लड़ाए हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 23 नहीं 24 काउंसलर जीत कर आए हैं। ये डीएसएफ, आईसा, एसएफआई के सारे कंबाइंड डाटा से ज्यादा है। और ये सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं है, पिछले इलेक्शन में भी विद्यार्थी परिषद के सबसे ज्यादा काउंसलर्स इस यूनियन में काउंसिल में जीत कर आए थे। 19 काउंसलर विद्यार्थी परिषद की तरफ से इस काउंसिल में थे। तो शायद इग्नोरेंस में रहना अच्छी बात है, लेकिन जितनी जल्दी ये वामपंथी संगठन इस फैक्ट को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि कैंपस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, कैंपस राष्ट्रवादी विचारों को एक्सेप्ट कर रहा है, इतना इनके बेहतरी के लिए बेहतर होगा। तो इस बार क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ कि आपके हक में चली गई बात यहाँ पर? जी, हमारे हक में बातें शुरू से ही थी।
आज से 10 साल पहले ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर जीत कर आई थी। इन वामपंथियों ने एक ढोंगी एक अलायंस जो सिर्फ इनके एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यूनियन से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। वो अलायंस अपना हित नहीं कर सकती तो वे विद्यार्थियों का क्या हित करेगी। पिछले 10 सालों में इस झूठे अलायंस में जेएनयू के स्टूडेंट्स को इन्होंने बरगलाया, बहलाया, फुसलाया। 2019 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में वोट शेयर ने प्रूव कर दिया कि इवन आफ्टर देयर अलायंस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनकर इस कैंपस में आई है। और इस इलेक्शन में इनके सारे ढोंगी संगठनों को, सारे मैं बोलूं अलायंस को विद्यार्थी परिषद ने फेल किया है। उन सभी पोजीशंस पर, उन सभी सीट्स पर जिन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़ी, बहुत ही शॉर्ट मार्जिन, बहुत ही मिनिमम मार्जिन से हमारी जीत रह गई है। हम ये कभी नहीं बोलेंगे हम हारे हैं, हमारी जीत थोड़ी सी रह गई है। चलिए, आपकी थोड़ी सी जीत रह गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई काम इन्होंने नहीं किया। इनका जो अलायंस है, अनाघ्या बताएंगे आप कि आपका अलायंस, उनको 3 महत्वपूर्ण पद तो यहाँ पर मिले हैं, कैसे काम करेंगे फिर आप? देखिए, इस कैंपस ने हमेशा जो सत्ता में रहा है, जब भी वो कोई एंटी स्टूडेंट पॉलिसी लगाया है, लगाने का कोशिश किया है, या फिर देश भर में कुछ भी एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी लेके आने का अगर जब कोशिश करता है हमारा सरकार, इस कैंपस ने एक साथ हमेशा उसके खिलाफ लड़ा है। बहुत सालों पहले का बात नहीं है, राजेश्वर भी तब स्टूडेंट थी, मैं भी स्टूडेंट थी। 2019 का ही बात है जब इस कैंपस में एक फी हाइक लागू करने का कोशिश किया था। तो तब भी इनका ही सरकार था जो इस कैंपस में जो है एक फी हाइक लागू करने का कोशिश किया था। बट तब इस कैंपस का स्टूडेंट्स एक साथ लड़ाई किया, एक प्रोग्रेसिव लेफ्ट लेड जेएनयू उस लड़ाई को जो है फ्रंट से लड़ा और ये इंश्योर किया कि इस कैंपस में जो है 1 रुपए का भी फी हाइक नहीं होगा। तो आने वाले दिन में भी जो यूनियन चुन के आया है, उनका यही स्ट्रगल रहेगा कि इस कैंपस में जो है किसी भी तरीके के फी हाइक ना हो, और जो भी जितने भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज इस एडमिनिस्ट्रेशन लागू करने का कोशिश करते, उन सब के खिलाफ जो है एक साथ लड़े और उस लड़ाई में राजेश्वर, इस मुद्दे पर तो साथ देंगे आप फी हाइक पर, साथ आए, या इसमें भी आपको लगता है कि तरीके से कैंपस में आपकी राय अलग है? एक लाके जो है किस तरीके से डिसेंट को रोकने का कोशिश कर रहा है। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर इसीलिए फाइन है कि हम लोग पानी के लिए प्रोटेस्ट किए थे। तो उस तरीके से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोशिश रहेगा, उन तमाम कोशिशों के खिलाफ और ये स्टूडेंट्स का राइट्स इंश्योर करने के लिए जो है यहाँ के लेफ्ट लेड जेएनयू हमेशा स्ट्रगल में रहा है और आने वाले दिन में भी रहेगा। राजेश्वर बताइए। जी, अभी इन्होंने बताया ना कि लड़ रहे हैं। लड़ना और लड़ने के नाटक करने में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। आपके सामने की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे कार्यकर्ता छात्रों के मुद्दों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से हर एक मुद्दे पर लड़े हैं। तो क्या मुद्दे हैं इस वक्त छात्रों के आपके हिसाब से? चलिए इस पे बात कर लेते हैं, आप बता दीजिए। फी हाइक की बात की। फी हाइक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहला संगठन था जो फी हाइक में एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के अगेंस्ट उतरा था। बाद में हमारे मूवमेंट को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया। इस पिछले प्रोटेस्ट में जो सीपीओ मैनुअल आया था, जो आपके कार्यकाल में, आपके जेएनयू में रहते हुए आया था, उसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपोज किया था। उसी सीपीओ मैनुअल के तहत आपको ध्यान हो, आपके सामने की बात है कि विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ताओं का, कई लीडर्स का नामांकन कैंसिल हुआ। आप बताइए किस लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ सिर्फ और सिर्फ फाइन की वजह से, छात्रों के हितों में लड़ने की वजह से? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आप लोग की तरह वायलेंस में इन्वॉल्व होकर फाइन नहीं झेला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने डीओएस पे, हॉस्टल के लिए प्रोटेस्ट पे फाइन सहा है, स्कॉलरशिप की डिमांड के लिए फाइन सहा है, उस सीपीओ मैनुअल के अगेंस्ट बात करने के लिए फाइन सहा है। तो शायद आपको अपने इन जो मैं बताऊं, अपने जो हॉलो अपनी एक स्टोरी बना रखी है, उस स्टोरी से बाहर आइए। विद्यार्थी परिषद, जेएनयू आम छात्र सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए रेडी है, वो डिस्कस कर रहा है, करेगा। लेकिन ये सिलेक्टिव अपीजमेंट जो आप लोगों की रहती है, उसके अगेंस्ट जेएनयू के स्टूडेंट्स ने मैंडेट दिया है और ये आगे मैंडेट और बेहतर होगा। अनाघ्या, कहेंगे इस पर सिलेक्टिव अप्रोच रहती है आप लोगों की? महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो भी साथ में खड़े हैं, वो कह रहे हैं फी हाइक को लेकर हमने ही मुद्दा उठाया था और उसको लेकर तमाम लोग साथ में खड़े हुए थे। सबसे पहले जो राजेश्वर बोल रहा था उस पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर हम लोग बहुत पीछे नहीं जाएंगे, पिछले साल का ही इलेक्शन का बात है, जो मेरा ही संगठन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन की जो कैंडिडेट थी स्वाति सिंह, उनका जो नॉमिनेशन है वो पोलिंग से 7 घंटे जो है एबीवीपी और एडमिन के नेक्सस के द्वारा जो है कैंसिल किया गया था। और वो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फाइन था और वो मैटर सब जुडिस था।
जब कोर्ट में था तब भी एबीवीपी और एडमिन नेक्सस ये मिलके जो ये किया कि 7 घंटे पहले जो है उसका जो नॉमिनेशन है वो जो है कैंसिल हो जाए, और ये किया था, जो कंप्लेंट था वो कोई किसी और से नहीं, एबीवीपी का ही तब का यूनिट सेक्रेटरी जो विकास पटेल है, जो वही से जो है वो कंप्लेंट भी गया था। तो आप सबके सामने है कि ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरीके से कैंपस में जेएनयू इलेक्शन पोलिंग के बैलेट पेपर छपने के बाद जो है किस तरीके से एबीवीपी और एडमिन का नेक्सस मिलके जो है एक लेफ्ट का कैंडिडेट का जो है नॉमिनेशन 7 घंटे पहले कैंसिल करवाया गया था। और लेकिन उसी अब तरीके से लेकिन हमारे जिस तरह के तमाम नतीजे आए हैं, एक्टिविस्टों के चलिए ऊपर ठीक है, थोड़ा समर्थन तो उनको भी यहाँ पर मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब मिलकर आप लोग तमाम मुद्दे जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर वो जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर नतीजे ये सामने आए हैं जेएनयू छात्र संघ के, जहाँ पर चुनाव में वामपंथी गठबंधन ने 4 में से 3 सीटें जीत ली हैं, जबकि एबीवीपी को 1 सीट यहाँ पर हाथ लगी है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी महिला गजाला बेगम को अपने हिंदुस्तानी पति को छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है और 3 साल पहले शादी हुई थी और वो अपने पति मोहम्मद जाकिर के साथ पुरानी दिल्ली में रहती हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर ने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने सभी पाकिस्तानी वीज़ास को निलंबित कर दिया है। ऐसे में दिल्ली के पुलिस भवन में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को बुला करके उनके वीज़ा की चेकिंग की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर गजाला बेगम है, जो खुद पाकिस्तानी है लेकिन उनके पति हिंदुस्तानी है। आइए दोनों से बात करते हैं। गजाला जी, ये बताना चाहिए कब आप लोगों की शादी हुई, कब आप भारत आई, क्या? सर, मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर रह रही हूँ। तो अभी पीछे से जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो हमें पीछे से कहा गया कि आप लोगों को यहाँ से यानी मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना एग्ज़िट लेटर लेकर, मेरी कल की तारीख है, मैं यहाँ से आज रवाना हो जाऊँगी। आपने कोशिश की उनसे मांगने की कोई मोहलत मिल जाए, कोई बढ़ जाए? नहीं, कोई मोहलत नहीं थी। जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ की जो बताया गया था कि आपको अभी निकलना है इन तारीखों के अंदर, तो बेहतर यही था कि जब आना है वापस तो सही तरीके से, लीगल तरीके से ही जाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और क्या बोला गया है, कब वापस आप आ सकते हैं? अभी इसका हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, बस यही कहा गया है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात सही हो जाएंगे तो फिर आप लोग दोबारा से वीज़ा लेकर आ सकते हैं। अभी आपको कब जाने के लिए बोला, कैसे जाएंगे आप? मैं सर, आज एग्ज़िट लेटर मुझे मिल गया है, मैं आज रवाना हो जाऊंगी और कल मुझे बॉर्डर पास करना है। आपके परिवार में कौन कौन है यहाँ? यहाँ पर मेरे शौहर हैं, मेरे इनके वालिद साहब हैं, वालदा हैं। बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं। नहीं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जी, आप बताइए, आपकी पत्नी फ़िलहाल वापस जा रही है, 3 साल से आप लोग साथ थे, शादी आपने की थी, लेकिन कुछ हालात इस समय ऐसे हो गए हैं पूरे दोनों देशों के बीच में कि जाना पड़ रहा है, तो कैसा आपको दुख तो लग रहा होगा? दुख तो है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, टेंशन है। फिलहाल तो ये है कि इनको भेजना बेहतर ही बहुत। आप कल साथ जाएंगे? जी, कल साथ जाऊँगा, मैं यहाँ छोड़ कर आऊँगा। आप भी खुश तो बिल्कुल नहीं होंगी, बहुत मुश्किल से जा रही हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार बहुत ही दुखी है, क्योंकि शादी उन्होंने हिंदुस्तान में की है, उनके पति जो है वो भारतीय है, लेकिन इन्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा। इनके पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तानी वीज़ा है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि कब इन्हें दोबारा से हिंदुस्तान में वीज़ा बनाने का मौका मिलेगा और ये वापस अपने पति के पास आ पाएंगी। तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी भारत में आपको देखने को मिलेगी और दोनों ही मुल्कों में इस तरीके की कुछ तस्वीरें आपको भी ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय लगातार जो मुस्लिम शख्स भारत में रह रहे हैं, उनको पूछताछ के लिए, उनके दस्तावेजों की छानबीन के लिए उन्हें लगातार दिल्ली के पुलिस भवन में बुलाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें देखा जा रहा है कि किसके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, किसके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है, और उसके हिसाब से उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा भी जा रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी हरी शर्मा और कैमरा सहयोगी पूजा आर्य के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने पीओके में आतंकियों को लॉन्च पैड खाली करने के आदेश दिए हैं। आतंकियों को पाक आर्मी की शरण में रहने का आदेश यहां पर दिया गया है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट आप देखिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना में बौखलाहट है और पाकिस्तान घबराया हुआ है। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकियों के लॉन्च पैड हैं,
उनको खाली करने के लिए सेना ने आदेश दे दिया है और सेना ने कहा है कि उसमें जितने भी आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी सेना के शरण में रहें। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसे 7 जगहों पर कैंप हैं जिनको खाली करने का आदेश दिया गया है। इनमें लीपा है, जुरा है, दूधनियाल है, केल है, शारदी है, सरदारी है और कोटली है। ये पीओके में वो जगह हैं जहां पर लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे आतंकी संगठनों के कैंप हैं और इन कैंप को खाली करने का आदेश पाकिस्तानी सेना ने दिया है। दरअसल इन कैंपों में पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के 3 आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों से आतंकी ट्रेनिंग लेकर आते हैं और इन्हीं कैंप में रुकते हैं। यहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था होती है और फिर यहीं पर रहने के बाद ये कश्मीर घाटी में घुसते हैं और फिर यहाँ पर आकर आतंकी हमला करते हैं। तो जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ है और लगातार ये बात की जा रही है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, उसके बाद पाकिस्तानी सेना में बौखलाहट है और पाकिस्तानी सेना ने इन 7 ट्रेनिंग कैंपों को जो लॉन्च पैड हैं आतंकियों के, उनको खाली करने का आदेश दिया है और ये कहा है कि इन लॉन्चिंग पैड में जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी सेना की शरण में रहें। जिस तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ, एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बौखलाई हुई है और कई पाकिस्तानी सैनिकों ने नौकरी भी छोड़ दी है। तो इस तरह से अब जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से जिस तरह से ये बात भारत की ओर से की जा रही है और चल रही है, चर्चा हो रही है कि भारत इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है, उसको देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने पीओके में चल रहे 7 लॉन्चिंग पैड में रह रहे आतंकियों को वहां से हटने का आदेश दिया है और कहा है कि वो पाकिस्तान आर्मी के शरण में रहे जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता है। कुपवाड़ा से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।